हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। आप सबका स्वागत करता हूं। एक रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, माँ कसम है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। करते रहो तुम एनसीईआरटी तब शुरू होगी जब तुम एनसीईआरटी करना बंद कर दोगे। चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन द क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, सो 16 तारीख का 16 नवंबर करंट अफेयर है। ये जो करंट अफेयर है दोस्तों, आई एम टेलिंग यू दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर यू एवर सी। तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, हर जगह से ना यार जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सबको यहाँ पे ढूंढा गया, खोजा गया और तब जाके करंट अफेयर जो है बनाया गया है। सो ये करंट अफेयर अपने आप में बहुत ही डिटेल्ड है। सो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि इसके बाद आपको कुछ भी और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है अगर आप ये करंट अफेयर मेरे साथ में देख रहे हैं तो। यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए हमने 4 चैनल स्टार्ट किए थे, बट ये चैनल अभी भी आपके साथ है दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल दीज चैनल्स। इन चारों चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बार इन चारों चैनल को प्लीज़ जाके एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों अनअकैडमी ऐप पे, तो अनअकैडमी ऐप पे भी मैं हूं और अनअकैडमी ऐप पर मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आपको पता है मेरा नाम जो है वो है सुमित कुमार। आप सुमित कुमार के नाम से जाकर मुझे सर्च करोगे, जैसे ही आप मुझे ढूंढ लोगे ना, ठीक है, उसके बाद में जाकर यहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना। एक बार फॉलो कर लोगे, उसके बाद मेरी कोई भी क्विज आती है, कोई भी स्पेशल क्लास में करता हूँ या कोई भी प्लस कोर्स करता हूँ, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और ध्यान रखने का दोस्तों, मेरा कोड है सुमित10 मेरा कोड है। इसको यूज़ करोगे तो आपको अरे करवा दूंगा। आज इवेंट बना नहीं था अनअकैडमी के अंदर, जो स्टाफ है बहुत कम चल रहा है, शॉर्ट स्टाफ पे काम हो रहा है, तो इवेंट 2 दिन पहले बनवाना पड़ेगा तभी इवेंट बनता है। ठीक है, तो सारी बातें तुम जब तक पूछ न लो तो हम रुकते नहीं हो, तो हो जाएगा। आज मैंने बोल दिया है, मोस्ट प्रोबेबली कल अपना, आज दिन में ही बोल दिया था, तो कल अपना इवेंट बन जाएगा, कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर नहीं, इसी पे भी हम और चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, या सिर्फ वही एनसीईआरटी पढ़ोगे और कुछ नहीं पढ़ना, और भी पढ़ना है ना। सो वी आर प्लानिंग मेनी थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ को मैं प्लान कर रहा हूँ और हम यहाँ पर भी उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, सुमित10 मेरा कोड है, इस कोड को आप यूज़ करेंगे, आपको मिल जाएगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, अश्योर्ड गाइडेंस बाय मी। इसके अलावा दोस्तों, अभी अगर आप 2024 की जर्नी को अब स्टार्ट कर रहे हैं, 22, 23 की और 24 की, तो एक अच्छा ऑफर है। 23 वाले बच्चे तो खैर ऑलमोस्ट जर्नी में पहले से ही थे। अब एक अच्छा ऑफर है दोस्तों, आपको डिस्काउंट मिल रहा है बहुत भारी भरकम। ठीक है, डिस्काउंट क्या है, 18 महीने का प्लस और कॉम्बो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिस्काउंट। आपको 18 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सिर्फ मिल रहा है 55,000 में, और ये मिल रहा है दोस्तों आपको 49,000 में। मतलब ये इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि अनअकैडमी के जो प्राइस हैं वो काफ़ी डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, प्राइस काफ़ी घट गए हैं। तो आप जाइए दोस्तों, ये लिमिटेड टाइम ऑफर रहेगा, फटाफट जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कोड एक ही चलेगा, सुमित10 खास है, बाकी यार आप लोग समझदार हो। ठीक है, कोड यूज़ करना है। ठीक है, फिर कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, माँ कसम है आपको, कोड सुमित10 यूज़ करना है आप जब भी करें। हमारे साथ में एक एक्चुअली एक टीचर ही थे, तो वो एक दिन ऐसे नाराज़ हो गए, बहुत पुरानी बात है, नाराज़ हो गए। उन्होंने जाके ना मेरी मैनेजमेंट को कंप्लेंट कर दी ऐसे, जब मैं इनिशियल डेज़ में था। कह रहे कि ये सुमित सर क्या कर रहे हैं। मैं कहा क्या हो गया। कह रहे ये बच्चों को माँ कसम देते हैं। पुराने दिनों की याद आ जाती है। तो वहीं से मैंने स्लोगन निकाला था सुमित10 कोड के लिए, कि सुमित10 खास है। बाकी भी मैं कुछ बोलता था, लेकिन अब बोलेंगे नहीं हम। तो गाइज जाइएगा, जब भी आपको सब्सक्राइब करना हो प्लीज़ यूज़ कोड सुमित10। एंड जैसा हमने बताया था, ठीक है, बहुत जल्दी आपके सामने पॉलिटी का कोर्स आ रहा है, प्लस कोर्स बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं। एंड जनवरी के अंदर में अपना इकोनॉमिक्स का कोर्स भी आ जाएगा। पहले हम सिर्फ एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी करते थे, बट नाउ अब हम अलग अलग फील्ड के अंदर में भी हाथ आजमाएंगे। सो ये जाके आप कर लीजिएगा। पहला आज का टॉपिक हम बात करने वाले हैं दोस्तों, फोर्स कन्वर्जन। एक वेरी सेंसिटिव इशू, बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई फोर्स कन्वर्जन जो है ना, वो बहुत गलत मुद्दा है, बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक है, फोर्स कन्वर्जन क्या होता है कि आपका एक धर्म है और आप पे जबरदस्ती प्रेशर डाला जाए, आपको कुछ गलत फैक्ट्स दिखाए जाए, आपको कुछ गलत जो है प्रेजेंटेशन दी जाए, और उसके आधार पे आपके धर्म को कहा जाए कि नहीं ये धर्म बुरा है और आप जिस धर्म में, इससे मोक्ष की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति आपको नहीं मिलेगी, हेवन नहीं मिलेगा।
अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो इस धर्म को अपना लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। कुछ ऐसी चीजें, जबरदस्ती का जो कन्वर्जन है, ठीक है, पैसा देके या मिथ कोई ऐसा ही लुभावनी चीजें बता के, तो ये सारी जो चीजें होती हैं दे कम्स अंडर द फोर्स कन्वर्जन। इनको हम फोर्स कन्वर्जन कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा है कि फोर्स कन्वर्जन जो है ना यार, ये बहुत ही सीरियस इशू है। ये फंडामेंटल राइट के क्या है दोस्तों, अगेंस्ट है। बिकॉज आर्टिकल 25 से 28 में भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट की गारंटी दी गई है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि भाई कोई ना कोई रास्ता ढूंढो और इसको टैकल करो, इस चीज को। तो बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है, बहुत गंभीर मुद्दा है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत सारी जजमेंट ऐसी आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर में बात की है। चाहे वो आपका भी रिसेंटली जो आपका हिजाब वाला मुद्दा रहा हो, ठीक है, चाहे वो आपका ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला रहा हो, चाहे वो प्राइवेसी का इशू रहा हो, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन्फेरेंस ली है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के संविधान के अंदर में आर्टिकल 25 से 28 में पूरी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। इंडिया का जो कैरेक्टर है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो कहता है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। और इंडियन सेकुलरिज्म है डिफरेंट काइंड ऑफ सेकुलरिज्म। भारत की धर्मनिरपेक्षता ना एक बिल्कुल अलग प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि हमारा कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, ये होती है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन भारत क्या होता है कि हमारे सारे ही धर्म ऑफिशियल धर्म है। तो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है थोड़ी सी अलग प्रकार की, थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ जो है, हम बेसिकली धर्मनिरपेक्षता जो है उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों, ये सब बातें हैं, चल रही हैं, करते रहेंगे। तो मैंने बताया फोर्स कन्वर्जन ए वेरी सीरियस इश्यूज, इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार करो इसके ऊपर, ठीक है, कुछ डिस्कशन करो। अच्छा दोस्तों, ये अगर जबरदस्ती से ऐसे कोई कन्वर्जन किया जाता है तो ये तो संविधान के भी खिलाफ है, ठीक है। तो क्या इसको रोकने के लिए कोई कानून बनाया गया है? दोस्तों अभी नेशनल लेवल पे कोई कानून नहीं है। पार्लियामेंट में कई बार इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन चला है, बट कुछ कानून जो है कॉन्क्रीट हम बना नहीं पाए हैं अभी तक, ठीक है। अभी तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं बना पाए हैं, इसीलिए कहा गया है, ठीक है, कि इसके ऊपर में चर्चा तो जारी रहेगी, चलती भी आ रही है, पहले भी हो रही थी। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर एक नेशनल लेवल पे कोई कानून नहीं बना है, बट हाँ स्टेट लेवल पे अलग अलग राज्यों ने अलग अलग कानून इसके बारे में ज़रूर पास किए हैं। चाहे वो हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो। तो ये अलग अलग स्टेट लेवल के ऊपर में जो है कानून पास किए जा रहे हैं एंटी कन्वर्जन के लिए। यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं और उनके ऊपर में डिबेट भी हुआ है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। नेशनल लेवल पे कोई कानून नहीं है, अगर आ जाता है तो फिर ठीक है, नेशनल लेवल पे एक यूनिफॉर्म कानून बन जाएगा। लेकिन अभी अलग अलग राज्यों ने अपने खुद के कानून बना रखे हैं, हमारा नेशनल लेवल पे कोई भी कानून जो है यहाँ पे नहीं है। तो मुद्दा क्या है दोस्तों याद रखने का, तो वही है रिलीजियस फ्रीडम। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कौन कौन सी आई है, जब भी रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर बात हो, सेकुलरिज्म के बारे में बात हो, तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, सरकार ने क्या कहा, दीज थिंग्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी पे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, लाइक कर दीजिए। हाँ, उपासना करंट अफेयर की, जैसे मैंने बताया ना, देखो एक पैटर्न है कि 2 दिन पहले आपको इवेंट बनवाना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से अपनी क्विज भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो 5-10 क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो वो क्विज भी हम अपनी स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो चिंता मत करो, सब हो जाएगा। फोर्स कन्वर्जन है वेरी सीरियस इशू, कह रहा है बहुत सीरियस मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है जो फोर्स कन्वर्जन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब फोर्स कन्वर्जन एज अ वेरी सीरियस इशू दैट अफेक्ट्स द सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस। तो ये टॉपिक आया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसके ऊपर में अब करेंगे चर्चा, क्योंकि मुद्दा है जीएस पेपर 2 का। भाई जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी और जो है अलग अलग सेक्टर्स के लिए जो सरकार की डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, और बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनके इंप्लीमेंटेशन में जो आते हैं उनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइब किया है कि यार जो फोर्स कन्वर्जन है वो बहुत सीरियस इशू है और इससे देश की सिक्योरिटी जो है वो प्रभावित होती है, ठीक है। ना केवल ये हमारे देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि देश की सुरक्षा के भी ये क्या है, खिलाफ है। सुरक्षा चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक सुरक्षा हो। पूरे कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने कहा है दोस्तों, अभी वो एक याचिका की सुनवाई कर रहा था, तो उन्होंने, ठीक है, डायरेक्शन दी है केंद्र सरकार को कि भैया कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं ताकि ये जो रिलीजियस कन्वर्जन जो फ्रॉड हो रहा है इसको रोका जा सके। शीर्ष अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें फर्जी धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश जो है देने की मांग यहां पर
की गई है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन क्या है? इट इज डायरेक्टेड द सेंटर टू टेक अ स्टैंड ऑन द मैटर एंड फाइल अ रिस्पॉन्स इन अ वीक। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि भैया तुम्हारा क्या स्टैंड है, आप बताओ, और एक हफ्ते के अंदर में अपना रिस्पॉन्स जो है इसके ऊपर में आप फाइल करो कि आप जो है इसके लिए क्या कदम उठा रहे हो। इफ फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन इज फाउंड टू बी करेक्ट एंड ट्रू, इट इज वेरी सीरियस इश्यूज दैट मे अल्टीमेटली अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस एंड फ्रीडम ऑफ द कंसाइंस एंड रिलीजन ऑफ द सिटीजन। उन्होंने कहा कि अगर ये जो मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं कि बार बार बात बोली जा रही है लव जिहाद, ठीक है, फोर्स कन्वर्जन, अगर ये मुद्दे सही में हैं, ठीक है, देश के अंदर में स्टैंड करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फिर ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, फिर तो एक गंभीर समस्या है और इस पे इसको हमें टैकल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज के ऊपर, शादी और आपके जो कन्वर्जन है इसके ऊपर में कई सारी बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। सो पहला सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों? अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स सेवरल जजमेंट हैज हेल्ड दैट द स्टेट एंड द कोर्ट हैव नो जुरिस्डिक्शन ओवर द अडल्ट एब्सोल्यूट राइट टू चूज द लाइफ पार्टनर। आज वो एक दिल्ली के अंदर हमने केस देखा था, ठीक है, कि वो छतरपुर के अंदर में एक लिव इन रिलेशन में रहते थे, तो जो बंदा था उसका एक चक्कर और चल रहा था, ऐसा आया हुआ था द हिंदू में ही, मैं सुबह देख रहा था। मैंने अपने आप को, देखो कैसा होता है, मैं सुबह पढ़ रहा था तो चटपटी खबर के ऊपर में अपने आप ध्यान जाता है। सबने सुनी होगी, सबने देखी होगी। लड़की मुंबई की थी, आ गई घर छोड़ के, कह रही मैं अब 18 साल से ऊपर की हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, अब अपने फैसले तो मैं खुद ही कर सकती हूँ। जनरली आज ये एक गलत धारणा बन गई है, बड़े हो गए हैं इसका मतलब हम बस बेसिकली ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि अब पेरेंट्स का हमारी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं होना चाहिए। हम पेरेंट्स को एक बोझ या एक रुकावट के रूप में देखने लगते हैं। तो वो आ गई थी, श्रद्धा नाम था आई थिंक, वो आ गई थी यहाँ पे दिल्ली में रह रहे थे, वो लिव इन रिलेशन में, काट दिया, ठीक है, पहले जान से मार दिया, उसके बाद काट के फ्रिज खरीदा भाई साहब ने, फ्रिज के अंदर में बॉडी को रखा है, अगरबत्ती जलाया करता बहुत सारी, ताकि बॉडी की जो स्मेल है, ठीक है, वो ना हो, बॉडी सड़े ना हो, और उसको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जगह पे फेंक दिया। अब पता चला है, तो ऐसे ऐसे कारनामे जो हैं यहाँ पे अपने यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये बेसिकली कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज, शादी के ऊपर में और कन्वर्जन, फोर्स कन्वर्जन के ऊपर कई सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार देखो, जब अडल्ट हो जाता है कोई, मतलब 18 साल से ऊपर जब हो जाते हैं, तो हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है, हम निर्णय स्वयं ले सकते हैं, ना तो इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस होता है कि आपको बताया जाए कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है, और ना ही आपको कौन बता सकता है दोस्तों, स्टेट या कोर्ट बता सकता है कि क्या आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन बोथ लिली थॉमस एंड सरला मुदगल केस हैज कंफर्म्ड दैट religious conversion carried out without a bona fide belief and for a sole purpose of driving some legal benefit do not hold water। सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में और सरला मुदगल केस, ये दो केस है, याद रखना, इन दोनों केस में बताया कि यदि मान के चलो कोई कन्वर्जन हो रहा है और वो फॉल्स ग्राउंड पे हो रहा है, झूठ के आधार पे किया गया है, या इंडिया में ऐसे भी मिशनरी जो बहुत सारे आए थे जो पैसे देके उनको कन्वर्ट कर रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरीज, ये अंग्रेजों के टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे भी होता है कि पैसा दो और कन्वर्जन किया जाता है कि आप इस धर्म से छोड़ के इस धर्म में आ जाओ, पैसे दे के भी ऐसा जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में लिली मुदगल और सरला मुदगल, लिली थॉमस और सरला मुदगल केस में कहा गया कि अगर ऐसा होता है, भाई मेरा धर्म है, मान लो मैं हिंदू धर्म से हूँ और मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ हो गया कि नहीं यार मुझे अपने कंसाइन, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि भाई मुझे धर्म परिवर्तन करना अपना, तो अलग बात है, ठीक है, वो एक अलग बात है। बट मेरे को अगर कोई मोटिव है, कोई फाइनेंशियल मोटिव है, मेरे को रोकड़ा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, माल मिल रहा है, धन मिल रहा है, तो भी गलत है, ठीक है, और अगर जबरदस्ती कराया गया तो भी गलत है। और ऐसा कन्वर्जन अगर है जो धर्म, दबाव या पैसे के आधार पर कराया गया दोस्तों, तो वो बिल्कुल भी अमान्य है, गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस लिली थॉमस और सरला मुदगल केस दोनों के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे हम छोटी सी बात कर रहे हैं, सर ये फोर्स कन्वर्जन होता क्या? देखो, फोर्स मतलब जबरदस्ती से, ठीक है, जो जबरदस्ती से कराया, जबरन आपसे कराया गया हो, ठीक है। फोर्स कन्वर्जन इज द अडॉप्शन ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन्स और द अडॉप्शन ऑफ रिलीजन्स अंडर द ड्यूरेस। जबरन धर्म परिवर्तन एक अलग धर्म को अपनाना है या दबाव के तहत अधर्म को अपनाना है, ठीक है। मैं तो मानता ही नहीं अधर्म करने लग जाओ, दबाव के अंदर, फोर्स के अंदर आप पे जबरदस्ती किसी का दबाव हो, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जबरन धर्मांतरण, यानी कि फोर्स कन्वर्जन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमारे, आपको पता है दोस्तों, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 आप एन नंबर ऑफ टाइम पढ़ चुके हो, उसमें भी ये प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों। आर्टिकल 25 क्या कहता है? कहता है कि जितने भी पर्सन्स हैं दे आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। पहली बात,
अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वायत्ता स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अब इनका भी अलग अलग मतलब बनता है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस से क्या अर्थ है? राइट टू फ्रीली प्रोफेस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब, प्रोपगेट का मतलब क्या है? तो 4 अलग अलग टर्म है ये आपकी अंतःकरण की, ठीक है। अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार आर्टिकल 25 के अंदर में भारत के संविधान में दिया गया है। अब ये होते क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या होती है? कंसाइंस का मतलब होता है इनर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। मेरे मन कह रहा है, मेरी आत्मा कह रही है, ठीक है, कि मुझे पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो वो जो आत्मा की आवाज़ है ना बेटा, सुनना बहुत जरूरी है। सुनते नहीं है हम। तो भैया फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इनर फ्रीडम जो है एन इंडिविजुअल्स टू फ्रेम हिज रिलेशन विद गॉड। भाई मेरे अंतरात्मा क्या कह रही है कि भगवान के साथ मेरा कैसा संबंध होना चाहिए, मैं किस भगवान को मानूं, किसको ना मानूं, या मानूं या ना मानूं, कितना मैं उसमें बिलीव करता हूं, कितना नहीं करता। तो ये मेरी अंतःकरण की स्वतंत्रता है। मेरे अंदर जो आवाज़ आएगी ना, ठीक है, वो मैं मानूं। तो ये भारत में है, ठीक है, कि आप पे जबरदस्ती नहीं कहा जाएगा कि आप भोले बाबा की पूजा करो, या अलॉट कर दिया एक बैच में कि तुम विष्णु जी की पूजा करोगे, तुम शिव भगवान की पूजा करोगे। ऐसे कोई बैच नहीं बन रहे यहाँ पे। वो आपकी अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप जिसको चाहो वो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो वो चल रहा है। राइट टू प्रोफेस डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली, किसी भी धार्मिक विश्वासों और आस्था की खुले तौर पर स्वतंत्र रूप से घोषणा करने का अधिकार। तो ये क्या है दोस्तों? आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, पहली चीज है ना। आगे बढ़ते हैं। राइट टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? देखो हर धर्म के अंदर में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग प्रथाएं होती हैं। तो आप उन प्रथाओं को, उन रिचुअल्स को परफॉर्म कर सको, है ना। भाई दिवाली पे अलग पूजा होती है, ईद पे अलग जो है प्रोग्राम चलता है, तो वो कर सको आप। ये भी भारत में स्वतंत्रता है, इसलिए हर धर्म के अपने अपने रिचुअल्स हैं, उसको परफॉर्म भी करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशंस ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज। अभ्यास का अधिकार, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, समारोह और विश्वास और विचारों के प्रदर्शनी का अधिकार। राइट टू प्रोपगेट, अब जो मैं सोचता हूं अपने धर्म के बारे में, मैं दूसरों को बता भी सकता हूं, ठीक है, प्रोपगेट कर सकता हूं, मैं उनको आगे बढ़ा सकता हूं। प्रचार का अधिकार हमें पूरी तरीके से। ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू द अदर, मेरे जो रिलीजियस बिलीफ है, जो मैं मानता हूं, जो मैं सोचता हूं, मैं दूसरों को बता, समझा और सुना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट इज नॉट इंक्लूड अ राइट टू कन्वर्ट एनीवन। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं भाई बता सकता हूं, समझा सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसको जबरदस्ती क्या करूं, बोलूं कि भाई तुम क्या कर लो, कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा। आर्टिकल 25 जो इट कवर रिलीजियस बिलीफ्स एंड आल्सो द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये हमने पहले ही देख लिया, तो प्रोपगेट का है। अब बात करते हैं दोस्तों एंटी कन्वर्जन बिल। देखो देश में नेशनल लेवल पे कोई है नहीं, अभी बिल की बात चलती रहती है दोस्तों, पार्लियामेंट में लगातार डिस्कशन होता रहता है। जिस दिन आ जाएगा, जिस दिन पार्लियामेंट उसको अप्रूव कर देगी, उस दिन बन जाएगा। बट अभी नेशनल लेवल पे, मतलब भारत एज अ स्टेट, अभी ऐसा कोई कानून नहीं है। पार्लियामेंट में कई बार बात उठी है, लेकिन मुद्दा आगे नहीं बढ़ पाया। तो जब आ जाएगा तो जरूर ये बात हो जाएगी, जब तक नहीं आता है तब तक दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं सर नीड ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ। क्या जरूरत है एंटी कन्वर्जन लॉ की? आपको क्या लगता है कि जरूरत है या नहीं है या नहीं है? चलो देख लेते हैं। तो देखो जब भी ऐसी चीज आपसे पूछी जाए, बिकॉज यू आर ए यूपीएससी एस्पिरेंट, आप दोनों साइड देखो, है भी और नहीं भी। है तो आप ये मत बोलो नहीं है। आपको सिचुएशन दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि है, प्रॉब्लम है, तो सीरियस है, तो आप बोल दो हाँ है, लेकिन कॉशन होना चाहिए, प्रिकॉशन होना चाहिए। कई सारे राज्यों ने कर रखे हैं, अपने एंटी कन्वर्जन बिल पास कर रखे हैं, बट उनमें बहुत वेग टर्म का इस्तेमाल किया है। तो जबरदस्ती वहां पे एक धर्म को दबाया जा रहा है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है क्रिटिक्स के द्वारा। तो बैलेंस आंसर आपका होना चाहिए हमेशा। सो नीड ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ कह रहा धर्मांतरण विरोधी कानूनों की आवश्यकता क्या है? कह रहा रीसेंट पास्ट के अंदर में कई सारे इंस्टेंट ऐसे देखे गए हैं दोस्तों, जहां पर लोग शादी करते हैं आपस में सिर्फ इसी चक्कर में कि उसका धर्म परिवर्तन कराना है, लव जिहाद वगैरह टाइप का, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली वही, बट वो जो होता है काइंड ऑफ मैं बोल रहा हूं। इन द रीसेंट पास्ट सेवरल इंस्टेंसेस हैव केम टू द नोटिस। भाई पास्ट में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हमने नोटिस किए हैं दोस्तों, जहां पर पीपल मैरी पर्सन टू अदर रिलीजन बाय ईदर मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ देयर ओन राइट रिलीजन्स, एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड दे फोर्स सच अदर पर्सन टू कन्वर्ट देयर ओन रिलीजन। शादी कर ली, शादी के बाद में दबाव दिया जाता है कि अच्छा बेटा अब आजा मेरे धर्म में परिवर्तन हो जा।
परिवर्तित किया जाता है उनको, ठीक है भाई। या तो लड़की को कहाँ फोर्स किया जाएगा, दोनों डिफरेंट फेथ से थे, बट बाद में एक को फोर्स किया जाएगा शादी के बाद में कि अब तो तेरे को धर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा अपना। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, सच इंसिडेंट नॉट ओनली इन्फ्रिंज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स ऑफ द पर्सन सो कन्वर्टेड बट ऑल्सो मिलिएट अगेंस्ट द सेकुलर फैब्रिक ऑफ अ सोसाइटी। अब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है मौलिक अधिकारों का हनन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ में हमारा जो संविधान है, हमारी जो सोसाइटी है, जो सेकुलर कैरेक्टर है उसका, वो भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो इसमें ऐसी अवस्था में हमें अगर ये चीज़ हो रही है तो जरूर हमें आवश्यकता है दोस्तों किसकी, एंटी कन्वर्जन लॉ की। अब दोस्तों जैसा मैंने बताया भारत के अंदर में एक यूनिफॉर्म तो है नहीं, बट अलग अलग राज्यों ने बना रखा है। उत्तर प्रदेश का अलग है, राजस्थान का अलग है, हरियाणा का भी है, उत्तराखंड का है, हिमाचल प्रदेश का है, महाराष्ट्र में अलग अलग टाइम पे हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और अलग अलग बिल को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। सारे बिलों को ऐसा नहीं है कि सबकी कुछ ना कुछ कमी निकाल के उनको क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। अब मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूं दोस्तों। ये एंटी कन्वर्जन लॉ ऐसा नहीं है कि अब बहुत दिन में इतना बोल रहा हूं ना, सुबह बोल रहा था, आज गला दर्द करने लग गया। पढ़ाना भी इज नॉट एन ईजी टास्क। अब जैसे ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए थे मेरे को पढ़ाया नहीं था, आज एकदम गला चोक हो रखा है। मैं सोच रहा हूँ जब मैं 10-10, 12-12 घंटे क्लास ले लेता था वो मैं कैसे करता था। शाबाश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एंटी कन्वर्जन लॉ ओरिजिनेट जो है ना एक कॉलोनियल टाइम में ओरिजिनेट हुए थे, ब्रिटिश पीरियड के अंदर में 1930-1940 के अंदर हमें ऐसे कानून देखने को मिल गए थे। तो असमंजस की बात नहीं है, आप ये मत सोचना कि आज ही हैं, ये कानून पहले भी थे। सेवरल प्रिंसली स्टेट, उस समय बहुत सारे राजा महाराजा वाले स्टेट थे, ठीक है, जिन्होंने एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन जो है वो बनाया था। जैसे अगर मैं बात करूं रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट 1936 का, उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्जन एक्ट, ठीक है, 1946 का, ठीक है, एंड सेवरल अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग द बीकानेर, पटना एंड जोधपुर, तो सबने बना रखा था। तो कई रियासतों ने इस प्रकार के जो है कानून यहाँ पे बनाए हुए थे पहले भी। सेवरल एंटी कन्वर्जन मेजर्स वर प्रपोज्ड इन द पार्लियामेंट। अब इंडिया में भी हुआ है, आज़ादी के बाद में बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन कोई कानून अभी तक यार इस पे नहीं बना है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि राज्यों के हैं, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग लेवल पे अपने कदम उठा रखे हैं, परंतु एज सच अगर आप भारत की बात करो, इंडिया की बात करो, सो इंडिया का यार अभी कोई एज सच लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात दोस्तों? समझ में आ रहा है तो एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो ओके की रिपोर्ट है जल्दी से। अच्छा, पीडीएफ मैंने दे दी है मॉर्निंग एडिटोरियल की, इसकी पीडीएफ भी आपको क्लास के बाद में मिल ही जाएगी, है ना, ठीक है। तो प्लीज़ पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर लेना भाई और पढ़ते रहना, ठीक है। क्लास रेगुलर होगी और जो एनसीईआरटी की वाली क्लास है वो भी हम करेंगे, बट मैं उसका एक अलग फॉर्मेट में सोच रहा हूँ। अलग फॉर्मेट का मतलब क्या है दोस्तों? उसका अलग फॉर्मेट का मतलब ये है कि उसको एक बेटर ढंग से किया जाए, एक अच्छे तरीके से उसको किया जाए। उसको मैं बता देता हूँ अच्छे तरीके का कहने का मेरा मतलब क्या है। अच्छे तरीके से कहने का मतलब है कि जैसे मान लो पहले से आपको पता रहे क्लास और एक दिन में 2-3 चैप्टर कराए जाएं, क्योंकि ऐसे लंबा हो जाता है। मैं भी समझता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी क्या पड़ता है दोस्तों, मुश्किल हो जाता है। चलिए एक बार गाइस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज लाइक करो वीडियो को, शेयर करो। एक बार सारे बच्चे जिन्होंने कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद यार। घर में से और भी फोन में उठाओ, प्लीज लाइक शेयर करते रहो इसको। रिलेटेड सर्च की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। रिलेटेड सर्च में आपको ये चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको देखना है हिंदू मैरिज एक्ट, लव जिहाद और अडल्ट्री, ये क्या क्या होती है, ठीक है। तीनों चीजों के बारे में आपको बात करनी है। क्या होता है हिंदू मैरिज एक्ट, लव जिहाद और अडल्ट्री। सो दीज आर द 3 थिंग्स। ये रिलेटेड सर्च में आपको ढूंढने हैं, देखने हैं, इनके बारे में आपको मुझे बताना है, ठीक है। मैं और सीजीएल भाई साहब, मैं हरियाणा से हूं दोस्त, हरियाणा से है अध्यापक आपका। अच्छा, प्रीलिम्स में क्या सवाल आपसे पूछा सकता है? देखो प्रीलिम्स में फोकस रहेगा कि एंटी कन्वर्जन बिल क्या है, ठीक है, क्या अभी तक आया है कोई, है ना। अलग अलग राज्यों के बारे में पूछ लेगा, आर्टिकल 21 के बारे में, आर्टिकल 25 के बारे में,
ठीक है, किस किस राज्य ने एंटी कन्वर्जन बिल बना रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, किस किस राज्य का बिल है, एंटी कन्वर्जन बिल है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने कब कौन सी क्या जजमेंट दी है इस पे, एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन ऑफ द लॉ। भाई इस कानून के ना अलग अलग, ऐसा तो नहीं है कंट्रोवर्सी नहीं रही होगी, वो भी रही होगी, तो वो कौन कौन से प्रोविजन है, प्रावधान है इसके, वो भी आपसे सवाल में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज प्रीलिम स्पेसिफिक, प्री के अंदर में ऐसा सवाल आपसे किया जाएगा। एक सवाल मैं भी दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बट ये सीधा जवाब आपको दिख गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अडल्ट्री। अडल्ट्री क्या होती है, ठीक है, तो अडल्ट्री जो है इट इज़ अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर द हिंदू लॉ। तो अगर अडल्ट्री प्रैक्टिस की जाती है तो उसके अंदर में क्या होता है, हिंदू लॉ के अंदर में आप डिवोर्स ले सकते हो। अडल्ट्री मतलब एक के साथ ज़्यादा के साथ अगर चल रहा हो तो, ठीक है, यानी कि विवाहित स्त्री है, कोई शादी हो रखी है और उसके बाद भी अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो उसको अडल्ट्री कहते हैं। आई थिंक, मुझे ऐसा पता है, बाकी मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है भाई, अपनी एज अभी है नहीं अडल्ट्री का, तो मेरे को पता नहीं है। सो मेरे को ऐसा जहाँ तक पता है मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बाकी अपने अपने लेवल पे एक बार देख लेना यार, ठीक है, एक बार देख लेना। अच्छा, एक सवाल और बात करते हैं। द राइट टू चूज अ पार्टनर और लिव विद अ पर्सन ऑफ चॉइस वॉज पार्ट ऑफ सिटीजन फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। डिस्कस। कह रहा कि यार जो पार्टनर चूज करने का अधिकार है, ठीक है, टू चूज अ पार्टनर और टू लिव विद अ पर्सन ऑफ द चॉइस, कि जो हमारी पसंद का व्यक्ति हो या जिसके साथ हमें रहना है, ये हमारा क्या है दोस्तों, हमारा एक अधिकार है, सिटीजन का एक फंडामेंटल राइट है। इसी के ऊपर में आपको डिस्कस करना है, ठीक है, बातचीत करनी है, बताना है इसके ऊपर में, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिस इज द मेन स्पेसिफिक, ये मेंस का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक ऑफर चल रहा है दोस्तों, सुमित 10 आप लगा सकते हो और इसके ऊपर में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट कितना है दोस्तों, डिस्काउंट है आपको ये डिस्काउंट है, अच्छा डिस्काउंट है, तो आप जाके अनअकैडमी को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक करते हैं, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन द ग्राम पंचायत। देखो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन ने बता रखे हैं जो हमें 2030 तक पूरे करने हैं। 17 गोल्स आर देयर, तो उनकी एक झलक यहाँ पर भी है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर, ये याद होने चाहिए आपको। यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ये बदलने वाले नहीं, 2030 तक ऐसे ही रहेंगे, तो ये सबको याद होने चाहिए। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है हंगर से रिलेटेड, तीसरा है गुड हेल्थ एंड, एटलीस्ट ये तो याद होना चाहिए कौन सा किससे संबंधित है। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शन, उसके बाद क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ ऑन द लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, एंड ये अपने क्या है सस्टेनेबल 17 गोल हैं, है ना। तो यूजुअली हम इनको इंप्लीमेंट करते हैं और हम नेशनल लेवल में इंप्लीमेंट करते हैं। यूएन ने बोल रखा है, तो हर राज्य जो यूएन के मेंबर हैं अपने अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंप्लीमेंट किया जा सके। अब भारत ने एक नया इनिशिएटिव लिया, कोच्चि के अंदर में अभी एक 3 दिन का सेमिनार हो रहा है, तो उसके अंदर में बात की जा रही है कि जो पंचायत लेवल के ऊपर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, उनको अडॉप्ट किया जाए पंचायत लेवल पे, ठीक है। जो यूथ हैं हमारे, उनको प्लानिंग के अंदर में इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए, और एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच को बढ़ावा देके हमें इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट करना चाहिए और उसको हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो देश में क्या होगा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी बढ़ेगी और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हमारा टारगेट है वो भी हमारा क्या होगा दोस्तों आगे बढ़ेगा। तो अभी 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो आज दूसरा दिन चल रहा है। पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया हुआ है, कोच्चि के अंदर चल रही है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है ना, वो बेसिकली इस एक्सरसाइज को अभी इस जो है बेसिक ये जो हमारा हो रहा है इसको कंडक्ट किया जा रहा है उसके द्वारा। 3-day नेशनल वर्कशॉप ऑन लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन ग्राम पंचायत कोच्चि
एक्सटेंसिवली डिस्कस ऑन द वे फॉरवर्ड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द 9 थीमेटिक लोकलाइज्ड एरिया इन द ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये टॉपिक आया हुआ है दोस्तों, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मोटी मोटी बात देखेंगे कि पहली बात तो इसका थीम क्या है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन से होते हैं, भारत की रैंकिंग क्या है। बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आपको वैसे भी याद होने चाहिए। कोई भी बच्चा नींद में भी उठाए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको भटाक दे से बोल देना है कि ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो अगर नहीं याद है दोस्तों, यू हैव टू डू इट। ठीक है, ये आपको करने चाहिए। जीएस पेपर 2, इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू द हेल्थ, एजुकेशन एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। मुद्दा क्या है, 3 दिन का नेशनल वर्कशॉप हो रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। कहां पर, कोची के अंदर में, ऑन द लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द ग्राम पंचायत। ध्यान से समझ में आ रहा है आपको कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनको में लोकलाइज करना है, लोकल बना देना है, हमें पंचायत के लेवल पे इनको इंप्लीमेंट करना है। अभी चुनाव चल रहा है कि नहीं, हरियाणा के अंदर में चुनाव हुए थे अभी सरपंच के, मैंने भी वोट डाली है। ठीक है, निशान है, गलत उंगली पे लगा दिया। ठीक है, अब ये जिस उंगली पे लगाया है, जनरली दिखाते ना वैसे वोट करने का, तो जिस दिन वोटिंग थी तो मेरा यहाँ पे इस उंगली पे चोट लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे पट्टी बांधी हुई थी, तो फिर उन्होंने इस उंगली पे लगा दी। अब ये उंगली दिखा नहीं सकता मैं, इसलिए पूरा हाथ दिखाना पड़ता है। तो मैं भी वोट डाल के आया था भाई अभी। ठीक है, अभी चुनाव चल रहे थे। तो बेसिकली मुद्दा है कि आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको हम लोकल लेवल पर अडॉप्ट करो यार, पंचायत के लेवल पर अडॉप्ट करो। तो पंचायत के लेवल पे आ जाएंगे ना, तो फिर बेटर होगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन अच्छा हो जाएगा, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी आगे बढ़ेगी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे। 3 दिन की चल रही है भाई। ठीक है, इसका थीम क्या है, थीम पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड ग्राम पंचायत। ठीक है, ये इसका थीम है, पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड ग्राम पंचायत। कहाँ चल रही है दोस्तों, कोची के अंदर में। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम ग्राम पंचायत के साथ जोड़ने वाले हैं, कि हम लोकल लेवल से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या करें, आगे बढ़ाएं। पंचायत जो है उनको एडवाइस किया गया कि भैया आप यंग लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, यूथ्स को आप क्या करो, आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो, साझेदार बनाओ, और आप एक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग को बढ़ाओ। पार्टिसिपेटरी मतलब जिसमें सारे लोग भागीदार लें हिस्सा। ऐसा नहीं कि एक आदमी बैठ के अपना कुछ बना रहा है ना, सब लोगों से पूछ के किया जा रहा है। एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है उसको आगे बढ़ाया जाए दोस्तों। ठीक है, पॉवर्टी को हटाया जाए। अब ये तो गोल है हमारे सस्टेनेबल। पहला ही गोल क्या था, एलिवेशन ऑफ द पॉवर्टी, है अभी बताया था ना मैंने। तो पॉवर्टी को हटाया जाए, उसके बाद लाइवलीहुड को बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए रूरल एरिया में। तो ऐसे 9 अलग अलग थीम है, 17 में से 9 थीम है, जिनको हमें विलेज लेवल पे, पंचायत के लेवल पे इंप्लीमेंट करना है। यही इसके अंदर में बताया गया है। पंचायत रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कशॉप वर सजेस्टेड टू सेंसिटाइज द मासेस about the learning from the workshop and also to ensure that the benefit of several schemes run by the center and the state government reach to the eligible beneficiaries। अब इसमें जो कार्यशाला में भाग ले रहे थे ना पंचायत के प्रतिनिधि, उनको सुझाव दिया गया है कि एक काम करो कि जो आपको कार्यशाला से सीख मिली है ना, सबको जाके बताओ, सबको उसके बारे में जागरूक करो। और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो अलग अलग स्कीमें संचालित की जा रही हैं, उनका देखो और ये डिसाइड करो कि भाई उनका लाभ सभी के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो उसको भी सुनिश्चित करो, ये भी यहां पे बात की गई है। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सतत विकास क्या होता है दोस्तों, कह रहा है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिससे आज की नीड तो पूरी हो, हमारी प्रेजेंट की नीड तो पूरी हो, लेकिन हम ऐसा ना हो कि हम आज की जरूरतों को पूरा करने के बदले उसमें कॉस्ट हम भविष्य की जनरेशन के से हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। जैसा आज हम रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम रिसोर्स को, संसाधनों को निकाल रहे हैं, खगाल रहे हैं। इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा दोस्तों, हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर पड़ेगा। फ्यूचर जनरेशन जो होगी हमारी, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उनके समय पे चीज़ें बचेंगी नहीं। तो ये यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि हमें इस प्रकार से काम करना है कि आज की ज़रूरतें तो पूरी हो, लेकिन भविष्य की जनरेशन के साथ में हम कोई खिलवाड़ ना करें, उनकी ज़रूरतों का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसमें 3 कोर एलिमेंट होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, तो देयर आर 3 मेन एरिया, यहाँ पे 3 प्रिंसिपल एरिया, 3 कोर एरिया है, 3 बातें। पहला है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, हमें एनवायरमेंट का ध्यान रखना है, एनवायरमेंट के साथ सस्टेनेबल जो है प्रैक्टिसेस हमें परफॉर्म करनी है, हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमें रिसोर्सेज को तो एक्सप्लॉइट करना है, बट साथ साथ हमें एनवायरमेंट को भी बचाना है, सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करना है। सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है दोस्तों, सामाजिक स्थिरता
का मतलब है कि सामाजिक समावेश, हमें समाज के हर पहलू के डिफरेंट जो लोग हैं उनको इसमें शामिल करना है और उनको प्रोग्रेस में भागीदार बनाना है, उनको डेवलपमेंट में भागीदार बनाना है, ताकि वो देश की प्रोग्रेस के साथ, देश के डेवलपमेंट के साथ में ये लोग भी आगे बढ़ सकें। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके बारे में बात हुई है। आर्थिक स्थिरता के बारे में कि लोगों का आर्थिक विकास भी होना चाहिए भाई तभी चीज़ें सस्टेनेबल होंगी। आर्थिक विकास जो है वो भी हमें यहाँ पे इंश्योर करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देयर आर द 17 से, ये सबको याद होने चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। दिस इज द लिस्ट जो आपको याद होना चाहिए। एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, गरीबी और उसके सभी रूपों को आप हर जगह से समाप्त करो। हंगर, भूख को खत्म करो, फूड सिक्योरिटी अचीव करो, न्यूट्रिशन को अचीव करो और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करो। तो ये सबको याद होने चाहिए दोस्तों। देयर आर द 17 डिफरेंट गोल्स। पहला, दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है, उसके अलावा ये 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां है। ये होमवर्क है आज का आपका, ठीक है। ये 9वां है, ये 10वां है, ये 11वां है, ये आपका 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, उसके अलावा ये आपका 16 है, ये आपका 17 है। ये सब आपको देखने हैं, 17 के 17 ये आपको याद होने चाहिए। दीज आर द 17 डिफरेंट गोल्स, आपको याद रखने हैं, ठीक है। डन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया की रैंकिंग क्या है इन एसडीजी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया की रैंकिंग क्या है, हम कहां पे स्टैंड करते हैं, ठीक है, वो यहां पे पूछा गया, वो यहां पे बोला गया है। इंडिया की जो रैंक है 120 है टोटल। अगर हम देखें ना तो 192 देशों में से भारत की रैंकिंग जो इस साल रही है वो कितनी रही है? 120। जो हमारे 17 गोल है ना, इनके आधार पे जो भारत का जो 2030 तक का एजेंडा है, भारत की रैंकिंग रही है 120, ठीक है। इंडिया का जो रीसेंट ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, स्कोर वॉज 66। 100 का स्कोर होता है और भारत ने कितना जो है स्कोर किया उसमें 66, ठीक है। तो ये आपका वर्तमान की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आधार पर भारत की रिपोर्ट है। अच्छा, हम बाद में बात करते हैं कि हम और हमारे जो बाकी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, साउथ एशियन नेशंस हैं, उनके साथ कंपैरिजन करते हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने में, गरीबी को हटाने में, भुखमरी को हटाने में, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, है ना, वो कहाँ पे हैं। तो उनमें अगर हम देखें तो विद द लेटेस्ट रैंकिंग इंडिया इज नाउ बिहाइंड ऑल दी साउथ एशियन नेशन। हम पाकिस्तान को छोड़ के सबसे पीछे हैं, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सोचो सबसे पीछे हैं भारत, ठीक है। तो भारत साउथ एशियन नेशन के अंदर में अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आधार पर जो हमारी रैंकिंग है उसमें भाई हम सबसे पीछे चल रहे हैं दोस्तों। साउथ एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया से आगे है भूटान, भूटान की रैंक है 75, श्रीलंका की रैंक है 87, नेपाल की रैंक है 96 और बांग्लादेश की रैंक है 109 और भारत की रैंक कितनी है? 120। दैट सिंपली मीन्स कि भारत सबसे क्या है दोस्तों? पीछे चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड सर्च में बात करते हैं दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि जिक्र हुआ है, तो मैंने बता भी दिया, उसका हाईलाइट तो बता दिया, बट फिर भी एक बार जाके पीछे से उसको देख लेना, ढूंढ लेना। एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जैसे अभी एसडीजी है ना, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसको हमें 2030 तक अचीव करना था। इससे पहले एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसको हमें 2020 तक करना था। और दोनों ही टारगेट किसके द्वारा दिए गए थे? यूएन के द्वारा। पता होना चाहिए सबको, ठीक है, पता होना चाहिए बच्चों, सारी की सारी चीज़ों के बारे में अपने को पता होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी उसमें। दूसरा रिलेटेड सर्च में ही है, ये रिलेटेड सर्च में ये भी है, ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक में, पंचायती राज भी इसी में आएगा, ठीक है। प्रीलिम्स की बात करें तो आपसे पंचायत के बारे में पूछा सकता है, पंचायती राज के बारे में। आपसे लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ग्राम पंचायत के अंदर में क्या है, कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, क्या थीम था, ये पूछा जा सकता है। आपसे सवाल सिंपल किया जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ना, सतत विकास क्या होता है, इसके अलग अलग कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इंडिया की रैंकिंग क्या है एसडीजी के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं, तो याद ही होना चाहिए, परमानेंट है आपके। तो दीज आर द मुख्य बातें जो आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सो इनसे आप बच नहीं सकते, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको एक बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है, बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर 18 महीने का जो जीएस प्लस का सब्सक्रिप्शन है, प्लस जीएस का है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ जीएस के ऊपर है, तो आपको एक डिस्काउंट मिल रहा है काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो जिसको लेना है ले सकता है, बट ये सिर्फ जीएस पे मैं फिर बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात कर रहे हैं दोस्तों काशी तमिल संगमा। आप देखो यार, काशी है बनारस के अंदर, वाराणसी है ना, नॉर्थ इंडिया, और जो तमिल है तमिलनाडु बेसिकली साउथ हो गया, संगम, ठीक है, लिटरेचर। तो नॉर्थ और साउथ को, जो हमारा भारत का नॉर्थ और साउथ का जो कल्चर है,
जो हिस्ट्री रही है उसको आपस में कनेक्ट करने में और इससे अच्छा तालमेल और सामंजस्य उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ना हम बेसिकली एक वो ऑर्गेनाइज किया हमने, काशी तमिल संगम। ठीक है, 1 महीने का इवेंट चलता है ये। तो काशी तमिल संगम जो है इसको हमने अभी ये स्टार्ट होने वाला है, बनारस के अंदर होगा। अभी क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है, किस प्रकार से भारत के उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की जो संस्कृति है वो आपस में जुड़ी हुई है, इसमें क्या है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, बट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप ये देखो कि जो काशी तमिल संगम है ना, ये अभी होने वाला है, अभी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 1 महीने का लंबा ये इवेंट चलेगा और इस इवेंट के पीछे का कुछ थीम है, कुछ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो सिंपल है कि हमें नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करना है, जो कल्चरल इंटीग्रेशन है उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच में, वो हमें इंटीग्रेट करना है। कह रहा है कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये उसके भी अकॉर्डिंग है, उसकी भी सिनर्जी में है। उसमें भी हमने कहा कि हमें मॉडर्न यूथ जनरेट करने हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी से। ठीक है, हमें 21वीं शताब्दी के बच्चे जो हैं वो बनाने हैं, लेकिन हाँ हमारी जो संस्कृति है हमें उनको भूलना नहीं है। इसीलिए ये उसी का क्या है दोस्तों, प्रतीक है। इसमें कई सारे मंत्रालय हैं शामिल हैं, IIT BHU है इसके अंदर में। ठीक है, इसके अलावा बनारस एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है सॉरी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो भी इसमें डिफरेंट क्या है दोस्तों, स्टेक होल्डर, बड़े लेवल के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस इवेंट को। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं, काशी तमिल संगम। ठीक है, काशी तमिल संगम बिगिंस थर्सडे। व्हाट इज द एंशिएंट कनेक्ट बिटवीन काशी एंड तमिललैंड, तो ये हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में आया हुआ है। सो लेट्स डिस्कस इट। जीएस पेपर 1 इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट फॉर्म्स। तो जीएस पेपर 1 से आता है, ठीक है। सो एक महीने लंबी ये जो एक काशी, तो आपकी काशी तमिल संगम जो है ये स्टार्ट होने वाला है बनारस के अंदर सून, वाराणसी के अंदर में बहुत जल्दी। बनारस या वाराणसी के अंदर बहुत जल्दी महीने भर चलने वाला काशी तमिल संगम जो है वो शुरू होने वाला है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है दोस्तों, जो दो नॉलेज है, जो कल्चरल ट्रेडिशन है, नॉर्थ और साउथ की जो नॉलेज है, जो कल्चरल ट्रेडिशन है, उसको हम क्या करें दोस्तों, इकट्ठा किया जाए, उनको आपस में पास में ला सके। ठीक है, टू ब्रिंग दीज 2 डिफरेंट थिंग्स क्लोजर टू ईच अदर, ये इसका क्या है, एकमात्र अल्टीमेट क्या है, ऑब्जेक्टिव है। डिटेल में बात करते हैं। जो काशी तमिल संगम है दोस्तों, इट सेलिब्रेट the many aspects of the historical and civilization connections between India's north and south। कह रहा जो काशी है वो तमिल संगमम भारत के उत्तर भारत और दक्षिण के बीच में जो ऐतिहासिक और आपका सभ्यात्मक जो संबंध है उसके कई पहलुओं को क्या करता है, हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको जश्न, उनका हम जश्न मनाते हैं। दिस विल क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अवर शेयर्ड हेरिटेज। ये दिखाता है कि किस प्रकार से दो हमारे दोनों का जो मतलब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो हेरिटेज है किस प्रकार से कनेक्टेड है, आपस में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो शेयर्ड हेरिटेज को ये दर्शाता है दोस्तों। एंड डीपन द पीपल टू पीपल बॉन्ड बिटवीन द रीजन, और क्षेत्र के बीच में जो लोग हैं, उत्तर भारत दक्षिण भारत, उसमें लोगों के बीच में जो पीपल टू पीपल बॉन्ड है उसको भी क्या करता है, गहरा करता है। ये हमारी साझी विरासत को समझ पैदा करता है और क्षेत्र के बीच में जो लोग हैं ना, अलग अलग लोग, उनके बीच में संबंधों को भी क्या करता है, गहरा करता है। दिस इज इन सिंक विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके साथ में भी ये तालमेल में है, क्योंकि वो भी यही कहती है दोस्तों, क्या कहती है कि हमें 21वीं शताब्दी की जनरेशन जो है वो पैदा करनी है, लेकिन हाँ हमें संस्कृति को नहीं भूलना है। हमें मॉडर्न बच्चे चाहिए भाई, साइंस टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, लेकिन ऐसे भी बच्चे नहीं चाहिए जो हमारी संस्कृति को भूल जाएं, हमारी प्राचीन विरासत को भूल जाएं, हमारी सभ्यता को भूल जाएं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस शुड बी देयर, है ना। BHU IIT मद्रास ये दोनों नॉलेज पार्टनर हैं इस इवेंट के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म, रेलवे, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ये भी इसके अंदर में स्टेक होल्डर बने हैं। ठीक है, ये भी इसके अंदर में क्या रहे हैं दोस्तों, स्टेक होल्डर जो हैं ये भी रहे हैं, इसके अंदर हितधारक रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और बनारस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इसका भाग रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री, ये कैसे मतलब काशी और आपका साउथ के अंदर तमिलनाडु के अंदर में ये कनेक्शन कैसा बनता है। तो माना जाता है कि यार संगम लिटरेचर के समय ना आपका बेसिकली 9th सेंचुरी की बात है, ठीक है, सॉरी 15th सेंचुरी की बात है। तो 15वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था पराक्रम पांड्या। ठीक है, तो पराक्रम पांड्या जो है तो वो गए थे काशी, तो वो चाहते थे कि तमिलनाडु के अंदर में भी ना भगवान शिव का एक मंदिर हो। ठीक है, तो वो जो लिंग होता है वो लेके आ रहे थे वो काशी से। तो जब ला रहे थे तो गाय के ऊपर में वो उसको लेके आ रहे थे। तो वो जब आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह वो थक गए, तो विश्राम करने के लिए बैठ गए। तो जब वो बैठ गए ना, तो उसके बाद में जो गाय थी जिसके साथ में वो लेके जा रहे थे लिंग,
तो कह रहे हैं उसने उठने से मना ही कर दिया, वो उठी नहीं। तो वो समझ गए कि भगवान शिव की यही इच्छा है कि यहीं पे मेरा एक मंदिर होना चाहिए, और उन्होंने वहीं पर जो है मंदिर बना दिया। उस मंदिर को बाद में दोबारा से रीडेवलप किया। तो ऐसा माना जाता है जो लोग काशी नहीं जा सकते, दक्षिण भारत के लोग, वो वहीं पे भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनको काशी जैसा पुण्य वहीं पर मिल जाता है। तो ये कनेक्ट बताया जाता है। इसके अलावा और भी कनेक्ट है, तो इसको हम देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी के जो किंग है पराक्रमा पांड्या, तो वो इस क्षेत्र के ऊपर, जो मदुरई का क्षेत्र था ना, जो मदुरई का आसपास उस समय मदुरई होता था, तो उसके क्षेत्र के ऊपर में वो रूल करते थे। ही वांटेड टू बिल्ड अ टेंपल टू द लॉर्ड शिवा, वो एक भगवान शिव का एक मंदिर जो है बनाना चाहते थे। इसीलिए वो काशी गए और वहां से एक लिंगम जो है वो लेके वापस आए। व्हाइल रिटर्निंग ही स्टॉप टू रेस्ट अंडर अ ट्री, जब वो वापस आ रहे थे ना, तो एक पेड़ के नीचे ना वो बैठ गए, आराम करने के लिए बैठ गए। बट जब वो जो है थके हुए थे, जब वो अपनी जर्नी से उनकी थकान दूर हुई, वो उठे, तो जो गाय या हो सकते हैं बैल हो जो उसको लेके आ रहे थे ना लिंग को, उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। वो समझ गए यार कि हाँ भगवान शिव की यही इच्छा है कि भाई यहीं पे उनका एक मंदिर बना दिया जाए। तो उन्होंने वहीं पे मंदिर बना दिया और उसी जगह को जाना गया किस नाम से, शिवा काशी। किसके नाम से? शिवा काशी। जो ऐसे डिवोटी जो यार काशी नहीं जा सकते, वो यहीं पे, ठीक है, शिवा काशी के अंदर में काशी विश्वांतर टेम्पल है, वहां पर वो क्या करते हैं, भगवान शिव की जो है आराधना करते हैं, और उनको काशी जैसा सा माना जाता है कि काशी जैसा पुण्य उनको यहीं से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद ये तो 15वीं शताब्दी की बात है। 19वीं शताब्दी के अंदर में एक राजा और थे, ठीक है, राजा अधिवीर राम पांड्या, ठीक है। तो उन्होंने जब वो वापिस काशी की यात्रा करके वापस आ रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने भी यहाँ पर 3 काशी के अंदर एक भगवान शिव का मंदिर बनाया। 19वीं शताब्दी में राजा अधिवीर राम पांड्यन ने काशी की तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद, तेनकाशी ये वही जगह है जहाँ पर जो है पहले जो आपके पराक्रम पांड्या थे उन्होंने क्या बनाया था, मंदिर बनाया था। तो वहीं पे इन्होंने एक और भगवान शिव का मंदिर बना दिया। अब एक कनेक्शन देखने को मिलता है कि दोस्तों जो मंदिर का निर्माण है, जो शैली है, वो लगभग सेम है। जैसे काशी के अंदर मंदिर बने थे ना, ऐसे यहाँ पे मंदिर बनाए गए हैं। द कनेक्शन बिटवीन द 2 सेंटर ऑफ नॉलेज, काशी जो बनारस के अंदर है, ठीक है, और कांची जो साउथ के अंदर में इन्होंने डेवलप किया, ठीक है। तो दोनों के अंदर में काफी क्लोज सेंटर कनेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो नॉलेज के अंदर हो, चाहे आर्ट फॉर्म के अंदर हो, सिमिलर चीजें देखने को मिलती है। द कनेक्शन बिटवीन 2 सेंटर्स ऑफ नॉलेज, काशी एंड कांची, इज एविडेंट इन सिमिलर थीम इन लिटरेचर एंड द प्रेजेंस ऑफ नेम काशी इज इन एवरी विलेज इन द तमिलनाडु। आप देखोगे तो आप लगभग हर जगह आपका तमिलनाडु के अंदर आप जाओगे तो काशी नाम आपको सुनने को मिल जाता है, ठीक है। बिसाइड काशी विश्वांतर टेम्पल इन 3 काशी, देयर आर 100 ऑफ शिवास टेम्पल्स इन द तमिलनाडु। एक मंदिर नहीं है, इसके अलावा भी हजारों मंदिर, हजारों बोल रहा हूं मैं, 100 ऑफ टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे भगवान शिव के नाम पे, ठीक है। और उन पे अगर देखोगे तो नाम काशी ही है उनका, ठीक है, दैट बियर्स द नेम ऑफ काशी। तेनकाशी काशी विश्वांतर मंदिर के अलावा भी तमिलनाडु के अंदर सैकड़ों शिव मंदिर हैं जो काशी के नाम पर हैं। उनमें से लगभग 18 तो अकेले चेन्नई के आसपास के क्षेत्र में आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ जब ये बात हो रही थी, जो जब बताया गया, तो इसमें ये भी बताया गया कि पहले के अंदर जो ट्रेडर थे ना, जो सिल्क साड़ियों का व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है, तो वो सिल्क साड़ीज और जो बनारस का जो टेक्सटाइल है, बनारसी जो साड़ी है, उनके अंदर में भी कनेक्शन जो है उसकी बात की गई है। फ्रॉम बनारस जो कि सिल्क साड़ी है वो है, और कांचीपुरम। एंड आर्किटेक्चरल कलनरी, आर्किटेक्चर का मतलब आप देखोगे तो उनके मंदिर और इधर के जो मंदिर बने हैं सेम है। कलनरी जो खान पान है लगभग उसके अंदर में भी क्या है दोस्तों, समानता यहाँ पे देखी गई है। तो ये क्या है दोस्तों, हिस्ट्री है, कनेक्शन है। कनेक्शन हिस्ट्री के अलावा दोस्तों बेसिकली एक ये इवेंट है जो हो रहा है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा दोस्तों, क्या, काशी तमिल संगम, तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया, 1 महीने का स्टार्ट होने वाला है। अब बात करते हैं सर क्या हम इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस के अंदर में हमें हेल्प करेगा, क्या सीख सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ से आपको संगम लिटरेचर, संगम एज और उसके जो किंगडम्स हैं उस समय की जानकारी आपको जुटानी है, ठीक है। संगम एज के अंदर में कौन कौन से डिफरेंट किंगडम्स थे, कौन कौन से एम्पायर थे, ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। साथ साथ में संगम लिटरेचर, ठीक है, किस जगह को या कौन सी जो है बेसिकली उसको हम संगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और मेरे हिसाब से आपको इसको समझना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछें तो यार काशी तमिल संगमम क्या है, आपसे पूछ सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी बताया था मैंने, नॉर्थ और साउथ के बीच में डीपर अंडरस्टैंडिंग, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और जो नॉलेज शेयरिंग है, नॉलेज एक्सचेंज है, उसको प्रमोट करने की ये बात है। हिस्ट्री और कनेक्शन क्या है नॉर्थ और साउथ के बीच में, और संगम एज, ये चीज़ें जो हैं वो हमें करनी है प्रीलिम्स के हिसाब से।
आगे बढ़ेंगे, एक सवाल दे रहा हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट तमिल किंगडम केम टू बी नॉन फ्रॉम संगम लिटरेचर। ठीक है, इनमें से कौन सा है जिसको हम संगम लिटरेचर वाला किंगडम कहते हैं? चोला, चेरा, पांड्या और ऑल ऑफ दी अबव। फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से ओके की रिपोर्ट करो फटाफट से। गाइस एक बार प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करो यार। बताइए सही स्टेटमेंट क्या है? डी, गुड, शाबाश, सारे के सारे ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बिल्कुल सही है दोस्तों, सारे के सारे स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे मेन स्पेसिफिक हाईलाइट द सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द संगम पीरियड विद स्पेशल मेंशंस ऑफ द 3 लिटरेचर असेंबली। 3 साहित्यिक सभाओं का विशेष उल्लेख करते हुए संगम काल की सामाजिक राजनीतिक दशाओं पर प्रकाश डालिए। मैं नहीं बोल रहा, यूपीएससी ने पूछा हुआ सवाल है। अब मैं इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा भाई, क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री यार अपनी वीक है, स्पेशली एंशिएंट और मेडिवल जो है ना बहुत वीक है। मॉडर्न में फिर भी हम हाथ पैर मार लेते हैं, बट एंशिएंट इंडिया अपनी जो है ना वो वीक है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, एक बार इसको देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, हाँ बना लो नोट्स, आप बना सकते हो, बट मैं पीपीटी दे दूंगा तुरंत। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, पीपीटी में दे दूंगा। ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाओ यार, थोड़े छोटे छोटे नोट्स बनाओ, सो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, प्रिपरेशन के अंदर में आपको हेल्प मिलेगी। अगला है टॉपिक दोस्तों क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। चलिए डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं है। 8 स्पॉट इंडिया रैंकिंग हाई ऑन द लिस्ट फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन रिपोर्ट। अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अंदर में भारत की स्थिति थोड़ी सुधर गई है। ठीक है, भारत की स्थिति क्या है, थोड़ी सी सुधरी है। तो चलिए बात करते हैं, क्लाइमेट की मुद्दा है तो थोड़ा ज़रूरी है। जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो इंडिया जो है वो 2 स्पॉट बढ़ गया है, इट रोज 2 स्पॉट टू रैंक 8। भारत की 8वीं जो है रैंकिंग आई है। मतलब सोचो यार, हम रैंकिंग में हमेशा ही पीछे रहते हैं। मतलब कुछ कुछ रैंकिंग ही ऐसी होती है जिसमें भारत का स्थान जो है ऊपर आता है, तो ये रिपोर्ट पढ़ना बड़ा जरूरी हो जाता है, किसमें हम 8वें नंबर पे हैं। तो भारत जो है 2 स्पॉट ऊपर आके 8वीं रैंक हुई है 63 देशों के अंदर में। अभी जो रैंकिंग आई है किसका, इसका नाम क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो कह रहा है इंडिया की जो है वो 2 स्पॉट ऊपर आ गया रैंक में। ठीक है, 8 हमारी रैंक हो गई है आउट ऑफ 63 इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023। एंड इसके लिए जो धन्यवाद हम दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं लो एमिशंस एंड इंक्रीजिंग यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज, कि जिस प्रकार से भारत के अंदर में एमिशन का रिडक्शन हुआ है, कार्बन एमिशन हमने कम किया है, और इसके अलावा जिस प्रकार से हम रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो एक सराहनीय काम है और उसी की वजह से ये चेंज हमें देखने को मिला है। इस इंडेक्स के बारे में बताऊं मैं आपको दोस्तों, तो कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये कंपाइल्ड किया गया है बाय द 3 एनवायरमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। पहली जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है जर्मन वॉच, दूसरी है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड तीसरा जो है उसका नाम है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो ये तीनों ने मिलके, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इंडेक्स किसने बनाया, तो इन्होंने बनाया। द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज कंपाइल्ड बाय 3 एनवायरमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये इंडेक्स जो है इट इज इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल फॉर ट्रैकिंग एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड 59 कंट्रीज। एक यूनिक टूल है, अपने आप में एक डिफरेंट टूल है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूरोपियन नेशन तो है ही, जो यूरोपियन यूनियन है ना वो पूरी आ जाती है। यूरोपियन हम 27 देश हैं, उसके अलावा 59 कंट्रीज और हैं,
उनको मिला के हम ये इंडेक्स बनाते हैं। एक इंडिपेंडेंट इंडेक्स है, किसी पे डिपेंड नहीं है। मैंने आपको बताया 3 एनजीओ, किसी सरकार के द्वारा या किसी अंतरराष्ट्रीय संस्थान के द्वारा नहीं है, 3 एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपका जर्मन वॉच है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है। इन्होंने मिलके बेसिकली इस रिपोर्ट को क्या किया है दोस्तों, तैयार किया है। भारत की रैंकिंग कितनी है, 8। टोटल कितने देश हैं, 63 देश है। भारत की रैंकिंग अच्छी क्यों आई है, भारत का एमिशन कम रहा है और साथ ही साथ में भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो हम यूज है वो हमारा बढ़ गया है। इस इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों तो इस इंडेक्स के अंदर में पूरा यूरोपियन यूनियन और साथ साथ में 59 और कंट्रीज हैं जिसको इसमें शामिल किया गया है। ये जो देश हैं सारे यूरोप के साथ साथ जो 59 कंट्रीज हैं, अगर आप इनको मिला के देखो ना तो ये 92% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, जो कुल कार्बन डाइऑक्साइड या जो बाकी ग्रीन हाउस गैस निकल रही है, आप मान के चलो 92% गैस का जो एमिशन हो रहा है वो इन्हीं देशों के माध्यम से हो रहा है, इन्हीं कंट्रीज के द्वारा हो रहा है। द रैंकिंग आर बेस्ड ऑन हाउ वेल द कंट्रीज आर डूइंग टू हाव देयर एमिशंस। अब देखो कह रहा है कि ये जो रैंकिंग हमने निकाली है, ये रैंकिंग इस आधार पे है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं। हमने पता है दोस्तों, हमने टारगेट रख रखे हैं, हमारा क्लाइमेट टारगेट है ना दोस्तों कि हमें 1.5 से लेकर, ये दोस्तों मैं बात बोल बोल के थक गया हूं, सुबह भी आया हुआ था इस पे बात, 2 से हमें 1.5 से 2 के बीच में अपना सिस्टम रोकना है, ठीक है। अब ये 1.5 से 2 के बीच में आप कब कितना अच्छे से रोक पाते हो, कितना बढ़िया से कर पाते हो, ये डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। कितना अच्छे से आप कर पाते हो तो उसके ऊपर बोल रहा है, कह रहा है कि जो रैंकिंग है कितना अच्छे से आप इसके बीच में अपने आप को रोक पाते हो। 2030 तक आप क्या कदम उठा रहे हो जिससे आपका जो क्लाइमेट, जो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रुक जाए, उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हो। तो ये बेसिकली इसमें हम माप रहे हैं, ये डिफरेंट टूल्स के माध्यम से हम यहां पे कर रहे हैं। तो समझिए, तो द रैंकिंग जो है इट इज बेस्ड ऑन हाउ वेल द कंट्रीज आर डूइंग टू हाव देयर एमिशंस, कि अपना एमिशंस आधा करने के लिए हम क्या अच्छे कदम जो है वो उठा रहे हैं, ठीक है। इस पे ये डिपेंडेंट है, और किस प्रकार से हम जो डेंजरस क्लाइमेट चेंज है उसके प्रभाव को रिवर्स करने के लिए हम क्या क्या जो हमारे प्रयत्न है हम वो कर रहे हैं, उसके ऊपर ये प्रकाश डाल रहा है। इसकी मुख्य फाइंडिंग्स क्या है मैं बता दूं। द रिपोर्ट लीव्स द फर्स्ट 3 प्लेस एम्प्टी, मतलब रिपोर्ट आई है भाई, भारत का 8वां स्थान आया है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी का तो आया होगा। पहले 3 स्पॉट खाली है, मतलब ऐसा कोई देश नहीं है जिसने इतना अच्छा काम किया हो कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आ सके, ठीक है। तो पहले 3 स्पॉट एम्प्टी है, कोई भी कंट्री की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है कि वो टॉप में आ जाए, हाई रेटिंग उसको मिल जाए, ठीक है। डेनमार्क 4थे नंबर पे रहा है, उसके बाद स्वीडन 5वें पे, चिली जो है वो 6ठे नंबर पे रहा है इस परफॉर्मेंस के अंदर। सबसे खराब जो प्रदर्शन रहा है वो ईरान का रहा है, ईरान, सऊदी अरेबिया, ठीक है, कजाकिस्तान, ये कह रहे हैं कि सबसे इन्होंने गंदा काम किया है, सबसे वर्स्ट इन्होंने काम किया है। चाइना जो है विच इज द वर्ल्ड बिगेस्ट पॉल्यूटर्स नाउ फेल 13 प्लेसेस टू 51st इन दिस ईयर CCPI। तो कह रहा है चाइना जो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस निकालता है दोस्तों, तो उसका 13वां स्थान आया है दोस्तों, ठीक है। 13 प्लेस वो और गिर गया, अब उसका स्थान कौन सा है, 51वां स्थान है। भारत 8वें स्थान पे है। इट हैज रिसीव्ड एन ओवरऑल वेरी लो रेटिंग ड्यू टू द प्लान्स फॉर न्यू कोल पावर्ड प्लांट्स। तो अभी चाइना ने क्या किया, चाइना ने कहा कि हम नए पावर प्लांट्स चाइना के अंदर बनाए जा रहे हैं जो कोयले से बेसिकली वो चलाएंगे, तो उसी के आधार पर इनकी रैंकिंग जो है वो क्या हो गई है, घट गई है। 15 स्पॉट चाइना नीचे चला गया है। ये टॉप के 3 है, देखो खाली है, खाली है। चौथे पे डेनमार्क, स्वीडन, चिली, फिर मोरक्को, ठीक है, फिर इंडिया आया है, एस्टोनिया, नॉर्वे। तो अच्छी रैंकिंग है भारत की यहाँ पे अगर हम देखें तो। इंडिया को काफ़ी अच्छी रैंकिंग मिली है, ठीक है। इंडिया अर्नड अ हाई रैंकिंग, ठीक है, इन ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस एंड एनर्जी यूज कैटेगरी, इसमें अच्छा मिला है भारत को। बट भारत को मीडियम रेटिंग मिली है किसमें, क्लाइमेट पॉलिसी, क्लाइमेट के लिए क्या पॉलिसी हम बना रहे हैं उसमें भारत को मीडियम रैंकिंग मिली है। साथ साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्शन है उसके अंदर में भारत मीडियम पोजीशन पे रहा है। हम तो अच्छा कर रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है, हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ मीडियम रैंकिंग जो है इसके अंदर में मिली है। द रिपोर्ट सेड इंडिया इज ऑन ट्रैक टू मीट इट्स 2030 एमिशन टारगेट। कहा जा रहा है कि भारत जो है ना 2030 तक का जो उसका टारगेट है, एमिशन रिडक्शन का टारगेट है, भारत उस टारगेट पे है, ठीक है, उस पाथ पे है कि भारत उसको अचीव कर लेगा बहुत जल्दी, ठीक है। इट इज कंपैटिबल विद वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस सिनेरियो। तो भारत की जो टारगेट है 2030 तक जो भारत ने प्रयास किए हैं, तो भारत 2 डिग्री से नीचे तापमान को मेंटेन कर लेगा, ये पूरा इसके अंदर में देखा जा रहा है और कहा जा रहा है। However, the renewable energy pathway is not on the track for 2030 टारगेट। कह रहा है लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा का जो मार्ग है बाकी सब सही है, हमने ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस कर लिया, लेकिन 2030 तक जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो टारगेट होना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें हम लैग कर रहे हैं, उसमें हम पीछे चल रहे हैं।
लास्ट जो सीसीपीआई जो आया था, इंडेक्स आया था, उसके अंदर बाद में भारत ने कई सारे कदम उठाए हैं। उसके बाद में भारत ने नेट जीरो का अनाउंस कर दिया कि हम नेट जीरो तक जाएंगे 2070 तक। भारत ने अनाउंस अपना जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसको भी अपडेट किया है ना। सिंस द लास्ट सीसीपीआई इंडिया हैज अपडेटेड इट्स नेशनल पॉलिसी, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी, एंड अनाउंस अ नेट जीरो टारगेट फॉर 2070। पिछले जो सीसीपीआई के बाद में ना भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को अपडेट भी किया और 2070 के लिए भारत ने कहा कि जो हमारा शुद्ध शून्य लक्ष्य है हम उसको भी अचीव करेंगे, नेट जीरो को भी अचीव करेंगे। तो ये भारत ने नए कदम भी उठाए हैं। रिपोर्ट में नोट किया गया कि इंडिया इज अमंग द 9 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ द ग्लोबल कोल्ड फायर ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन। दुनिया के अंदर में जो कोयले की वजह से जो प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है भारत के अंदर में ज्यादातर एनर्जी जो है हम जो बिजली बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं दोस्तों, कोल फायर्ड थर्मल प्लांट से ही तो बना रहे हैं। तो वो भी बात यहां बोली गई कि रिपोर्ट में कहा गया कि भारत उन 9 देशों में से एक है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ द ग्लोबल कोल प्रोडक्शन। दुनिया में जो 90% कोल का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भारत जो है वो जिम्मेदार है। 9 देश ऐसे उसमें भारत भी एक है, ठीक है, ये बात बोली गई है। एंड ऑल्सो प्लान्स टू इंक्रीज इट्स ऑयल, और हमारा कोई प्लान घटाने का नहीं, हम तो बढ़ाने की बात करें, चाहे ऑयल हो चाहे गैस हो, ठीक है, इनका प्रोडक्शन हम 5% और बढ़ाने की बात करें 2030 तक, जो बिल्कुल वाजिब बात है। सरकार ने अपना इंटेंशन क्लियर कर रखा है, भाई हम तो बढ़ाएंगे। अभी जो बढ़ाने वाली बात है, कह रहा कि ये जो बढ़ाने वाली बात है ये कहीं ना कहीं जो हमारे टारगेट हमने सेट किए हैं 1.5 डिग्री वाले, उन टारगेट के साथ में मैच नहीं खाते, इनकम्पैटिबल हैं। बट ओवरऑल भारत की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशन है कंट्रोल के अंदर भारत को हाई रैंकिंग मिली है, लेकिन मीडियम मिली है क्लाइमेट पॉलिसी के अंदर में। और किसके अंदर में दोस्तों बताओ, अरे बता दो यार, नींद आ जाती है क्या आपको? ओल्ड स्टूडेंट छुट्टी मना रहे हैं, ठीक है, आएंगे वो धीरे धीरे। आज मास्टर कई दिनों में आया बेचारा, ठीक है, तो वो भी सोच रहे हैं, उनको ये रहता है कि आज ही आया मास्टर, ये कल नहीं आएगा फिर से, तो वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, अपना समय लेंगे, समय लेके वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए भाई आ जाइए जवानों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिलेटेड सर्च में क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नेट जीरो क्या होता है, कॉप 26-27, अभी 27 होने वाली इजिप्ट के अंदर, मैंने सुबह भी एडिटोरियल में डिस्कस किया था, ठीक है, वो भी आपको बताना चाहिए। और ये नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज दिस एनडीसी, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है, ये आपको देखना है। डन, चलिए, सो दीज आर द रिलेटेड सर्च टॉपिक, इनके बारे में ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे हम प्रीलिम्स के बारे में। सीसीपीआई क्या होता है आपसे पूछ सकता है, ठीक है, आपसे पूछा सकता है कौन पब्लिश करता है, तो 3 डिफरेंट एनजीओ मैंने बताया, सरकार नहीं है इसमें। इसकी मुख्य फाइंडिंग्स क्या है, क्या रिपोर्ट में क्या आया है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड टू इन द प्रीलिम्स, ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे बढ़ेंगे मित्रों, एक सवाल दिया है मैंने, ठीक है, 2016 में प्री में आया था, कह रहा कि इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये न्यूज में था, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। आसान सवाल है, जल्दी बता दो, आसान है, इजी पीजी लाइक चीजी, बहुत आसान सवाल है। अरे कई बार पढ़ा हुआ है, 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, बता दो जल्दी से। बी, चलिए बी कह रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है, बी ही इसका सही जवाब है, गुड, शाबाश। मेंस का भी एक सवाल है, 2021 में पूछा था भाई, ठीक है, 21 में आया था मेंस के अंदर। तो जो कॉप 26 की बैठक हुई थी उससे क्या क्या मुख्य बातें निकल के आई थी, अब तो कॉप 27 की बैठक होगी, तो अभी तो मत करना इस क्वेश्चन को, लिखना मत, बट ऐसा ही सवाल आप मान के चलो कि अभी 27वीं बैठक होने वाली है, तो उसके बाद एक ऐसा ही सवाल अपना तैयार कर लेना। इजिप्ट में होगी ना अभी,
ठीक है, स्टार्ट होने वाली है। तो डिस्क्राइब द मेजर आउटकम ऑफ 27th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पैरिटीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। व्हाट आर द कमिटमेंट्स मेड बाय इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस, कि भारत ने क्या कमिटमेंट करेगा। ऑब्वियस ही बात इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी तो नहीं है, 26 की बात है, 26 भूल जाओ, 27 पे ध्यान देंगे, 27 अभी होगा, उसके बाद करेंगे इसको, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इंडिया का ट्रेड, आप द हिंदू के फ्रंट पेज पे न्यूज आई हुई थी कि भारत का जो एक्सपोर्ट है यार वो बहुत घट गया है और इंपोर्ट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, इंपोर्ट में बढ़ोतरी है। ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमें कम वाइड होता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि कितना हम बेचते हैं और कितना हम खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें जो अंतर होता है उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अब सरकार कह रही है कि जो ये घाटा देखने को मिला है, मिनिस्ट्री जो है वो कह रही है घाटा जो देखने को मिला है ये मुख्यतः हमें किस वजह से देखने को मिला है कि दिवाली जो है ना छुट्टी चल रही थी उस टाइम पे, तो कहते लेबर वेबर अपने घर चले गए थे, लेबर जो थे ना वो अपने घर चले गए थे, लेबर अपने घर चले गए थे, तो इस चक्कर में ना जो ट्रेड डेटा है वो आपको कम दिख रहा है, ये यहाँ पे बात बोली गई। बाकी चलो पूरा देखते हैं इसके बारे में। इंडिया का ट्रेड, इंडिया ट्रेड, भारत का ट्रेड क्या रहा है। तो ये ट्रेड डेफिसिट है जो लगातार जो है आपका बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे तो ये अक्टूबर 2021 का डेटा है हमारे पास, ये ठीक है अक्टूबर, और ये अक्टूबर कितना है 2022 का डेटा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट, तो ट्रेड डेफिसिट पिछले साल था हमारा 17.91 और इस बार हमारा ट्रेड डेफिसिट है 26.91, ये हम डेफिसिट की बात कर रहे हैं। इंपोर्ट अगर देखोगे हमारा इंपोर्ट अभी चल रहा है कितना दोस्तों, पिछले साल था हमारा, ठीक है, लास्ट ईयर हमारा इसी टाइम पे इंपोर्ट था 53.64 बिलियन डॉलर का, इस साल हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है, ठीक है 56.69 बिलियन डॉलर का है। इसी प्रकार अगर एक्सपोर्ट देखें तो घटे हैं, पिछली बार हमारे एक्सपोर्ट कितने थे 35 बिलियन डॉलर का, इस बार हमारा 30 बिलियन से नीचे चले गए हम 30 बिलियन से। और कोरोना के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, एक तो कोरोना में हुआ था हिट ऐसा, कोरोना के बाद में दोस्तों ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो घटा है। देखो एक्सपोर्ट घट रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, इसी की वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इसमें और इसमें जो अंतर है उसी को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में जो अंतर है, ठीक है, वही ट्रेड डेफिसिट में यहाँ दिखता है, व्यापार घाटा। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि एक्सपोर्ट घट रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है और इसी के साथ में हमारा जो व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, वो भी बढ़ रहा है। इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट श्रंक 16.7% इन अक्टूबर, कितना हो गया दोस्तों हमारा 29.8 बिलियन डॉलर, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है, ये अपना हो गया है 29.78 बिलियन डॉलर जो है ये आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अब ये किसकी वजह से कह रहा है ड्यू टू द ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से ऐसा चल रहा है दोस्तों। द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन सिंस फरवरी 2021 ड्रैग्ड आउटबाउंड शिपमेंट बिलो दी 30 बिलियन डॉलर। तो कोविड के बाद में कह रहा है ऐसा पहली बार हुआ है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 30 बिलियन डॉलर के कम रहा हो किसी महीने में। तो ये कब हुआ है, सिर्फ पहली बार हुआ है कोविड के बाद में। जो हमारा वर्स्ट स्लाइड था वो मई 2020 के अंदर हमने देखा था, क्योंकि उस समय हमने लॉकडाउन लगा दिया था, तो उसकी वजह से सबसे गिरावट जो है हमें एक्सपोर्ट में तब देखने को मिली थी। द डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट वाज ब्रॉड बेस्ड। अभी जो एक्सपोर्ट घट रहा है ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर का घटा हो, जितने भी सेक्टर में हम एक्सपोर्ट करते थे ना सारे सेक्टर का जो है वो घट रहा है, ठीक है। तो ब्रॉड बेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। कहने का मतलब है हर सेक्टर जो जो हम एक्सपोर्ट करते थे ना सारे सेक्टर्स के अंदर में गिरावट देखने को मिली है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जो हम सबसे ज़्यादा बेचते थे उन सब के अंदर में गिरावट देखने को मिली है। पेट्रोकेमिकल्स के अंदर, जेम ज्वेलरी, सब के अंदर हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और इसके कई सारे रीजन जो हैं यहाँ बताए जा रहे हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट वाज ब्रॉड बेस्ड विद जस्ट अ हैंडफुल सेक्टर्स रिपोर्टिंग अपटिक। कुछ ही हैं जिसके अंदर में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, बाकी सब के अंदर में गिरावट हमें देखने को यहाँ पर मिली है दोस्तों, ठीक है। चाहे उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, सब के सब में हमें गिरावट देखने को मिली है दोस्तों यहाँ पर इस बार अगर हम देखें तो। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, मैंने बताया इंजीनियरिंग गुड्स जो हमारा मुख्य मेन स्टे होता है एक्सपोर्ट में, सबसे ज़्यादा यही होता है दोस्तों। तो वो 21% जो है वो डिक्रीज हो गया है, एक्सपोर्ट हमारा घट गया है, 7.4 बिलियन डॉलर पे आ गया है घट के। उसके अलावा मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि हमें 2 बिलियन डॉलर का ड्रॉप देखने को मिला है स्टील और स्टील के प्रोडक्ट्स में, क्योंकि स्टील के ऊपर हमने एक्सपोर्ट टैक्स लगा रखा है कि एक्सपोर्ट करोगे टैक्स लगेगा। तो उस टैक्स की वजह से कह रहे हैं कि भाई स्टील और स्टील से बने आइटम जो है ना जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें हमें गिरावट देखने को यहाँ पर मिली है, ठीक है। एक्सपोर्ट टैक्स ऑन द आयरन एंड स्टील जो है वो हर्ट कर रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट को, यहाँ पे ये भी बात इसने कही है। एक्सपोर्ट फ्रॉम मेजर जॉब इंटेंसिव सेक्टर, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर में जॉब जनरेट होती है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स की बहुत ज़्यादा मात्रा में जॉब जनरेट्स होती है, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ठीक है,
इनके अंदर में भी आपको कंप्रेशन देखने को मिला है, 21% इनके अंदर गिरावट देखने को मिली है। कॉटन यार्न जो है हमारा, ठीक है, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनकी जो है ऑलमोस्ट इनका जो है लगभग आधा हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये क्या हो गई, हाफ हो गई है पिछले साल के मुकाबले इनके अंदर में ग्रोथ। इंपोर्ट जो है हमारा वो लगातार बढ़ रहा है। इंपोर्ट जो है हमारा 5.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। अभी जो हमारा इंपोर्ट है वो बढ़ के $56.7 बिलियन हो गया है, और इसी की वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो डेटा मैंने अभी दिखाया था वो $26.91 बिलियन जो है वो हो गया है। और मैं खुद नहीं कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, उसने ये डेटा जो है रिलीज किया है। अक्टूबर जो है दिस वाज द 4th सक्सेसिव मंथ व्हेन द गैप बिटवीन इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्सीड $25 बिलियन। हमारा गैप ये है ना, ट्रेड डेफिसिट, तो कह रहा इस साल अक्टूबर चौथा महीना है जिसमें हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $25 बिलियन से क्या रहा है, अधिक रहा है। चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक डिस्काउंट आने वाला है जीएस के ऊपर, सिर्फ जीएस के ऊपर, तो ये आप देख लेना, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। युद्ध अभ्यास, अगला टॉपिक है युद्ध। ये दिख रहा है, देखो गोरे गोरे आदमी है, ठीक है, ये अपने भारतीय सेना है, ठीक है, जय हिंद। तो इनके बीच में एक मिलिट्री अभ्यास होता है जिसको हम युद्ध अभ्यास नाम देते हैं, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो अभी वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हम हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के अंदर में इसको करेंगे, हाई टेरेन के अंदर में हम इसको करने वाले हैं। आई थिंक उत्तराखंड के अंदर में, बेसिकली उत्तराखंड के अंदर में ही होने वाला है, जल्दी शुरू होने वाला है। देखो 18th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अभी ओली के अंदर, उत्तराखंड के अंदर में ये अभी होगी, ओली हाइट एरिया के ऊपर। 18वीं एडिशन है दोस्तों, 16 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हर साल होती है, दिस इज एन एनुअल एक्सरसाइज, प्रतिवर्ष होती है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी है, टेक्टिकल स्किल्स जो है एक दूसरी आर्मी की, आपस में हम एक्सचेंज करें, ठीक है, दोनों को बताएं, बोथ द कंट्रीज आपस में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एक्सचेंज करें, एक दूसरे को बताएं कि क्या क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, क्या नहीं है। तो ये हमारा इसका क्या है दोस्तों, मुख्य ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है। द प्रीवियस एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड एट जॉइंट बेस आपका एल्मेंडोर्फ, रिचर्डसन, अलास्का, यूएसए के अंदर हुई थी ये अक्टूबर 2021 में। ऑल्टरनेट होती है, एक साल अमेरिका में, एक साल भारत के अंदर। तो पिछली अलास्का में हुई थी। 15 दिन लंबी चलती है दोस्तों ये, और इस बार जो ध्यान दिया जाएगा वो हाई ऑल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कोल्ड वॉरफेयर पे दिया जाता है। 15 दिन तक चलने वाला अभ्यास मुख्य रूप से अधिक ऊंचाई और अत्यधिक शीत युद्ध पर केंद्रित होता है। किसको टैकल करने के लिए, इधर सियाचिन के अंदर में पाकिस्तान को और उधर चाइना को, तो उसके लिए एक्सरसाइज हम करते हैं अमेरिकन आर्मी के साथ में। इस बार यूएस आर्मी सोल्जर ऑफ 2nd ब्रिगेड और इंडिया का जो 11th एयरबोर्न डिवीजन और भारत की तरफ से इंडियन आर्मी के सोल्जर फ्रॉम द असम रेजिमेंट्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये लार्जेस्ट रनिंग एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, डिफेंस कॉपरेशन है किसके बीच में, भारत और यूएस के बीच में, लार्जेस्ट। आज से शुरू नहीं, बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था, एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी 2004 के अंदर में, ठीक है। उस समय यूएस पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। एक साल इंडिया में होती है, एक साल कहां पे होती है दोस्तों, अमेरिका के अंदर। तो इसका 18वां एडिशन जो है दोस्तों अभी चल रहा है, ठीक है भाई, डन गाइज। यार एक बार फिर से मैं वही बात बोल लूंगा, आप भी सुन के पक गए होंगे, प्लीज यार वीडियो लाइक करो। अच्छा, जिस जिन बच्चों ने नहीं देखा है, सुबह मॉर्निंग के अंदर हम एडिटोरियल सेक्शन करते हैं, नया हमने इवेंट स्टार्ट किया है, नई चीज हमने शुरू की है, तो कृपया उसको भी देखें, सुबह मॉर्निंग में होता है हमारा। तो आप सभी से अनुरोध है यार गाइज, एक बार उसको भी देखें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव हमने लिया है, प्लीज़ उसको भी जाके देखें। नेक्स्ट है दोस्तों अहाई सी माउंट। ये सी माउंट क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। चलो तो आगे चलो, ठीक है। व्हाट इज सी माउंट, ये हमारा ओशन बेसिन है, वैसे ज्योग्राफी में आपको ये पढ़ाता हूँ, दिस इज ओशन बेसिन। यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगी, मतलब समुद्र की सतह। ये पूरा एक क्लास होता है, इसके अंदर में 2 घंटे काम है, अभी मैं 2 मिनट में बताऊंगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, तो एकदम से समझ में थोड़ा कमी आएगा। ये हमारी कोस्ट है, ठीक है, ये हमारी कोस्ट लाइन लैंडमास है। इसके बाद में जो समुद्र का जो तट होता है, उसके बाद में अंदर तक, एकदम ऐसा नहीं कि तुरंत समुद्र वाली सतह आ जाती है, आप तट पे जाते हो, ज़्यादा नहीं डूबते, तो उसको समुद्र तट के जस्ट बाद में जो होता है इसको बोलते हैं हम कोस्ट लाइन, ये होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर अचानक से क्या होता है, एकदम डिक्रीज आता है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। इस कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर में जब नदी आती है तो ये यहाँ से कटा हुआ पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सबमरीन कैन्यन, ठीक है। उसके बाद में अबेसल प्लेन बनते हैं, बिल्कुल प्लेन एरिया होते हैं, बीच में वोल्केनो आता है, तो इनको हम सबमरीन वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। इसी के अंदर में ये जो वोल्केनो है, इन्हीं के अंदर में ग्योट्स क्या होता है दोस्तों, जिसका ऊपरी भाग कटा हुआ हो। अब एक वोल्केनो है जिसमें ऊपर ऐसे एकदम चोंच बनी हो लेकिन शांत हो, अगर एक्टिव है तो वो ये कहलाएगा वोल्केनिक आइलैंड, ठीक है।
लेकिन अगर वो शांत हो रखा अभी के लिए तो उसको सी माउंट कहते हैं। तो अभी टॉपिक अगर आपने देखा हो तो अहाई सी माउंट है मरियाना ट्रेंच के पास में, जो होनोलुलु है उसके पास में है, अमेरिका का भाग है, मरियाना ट्रेंच के अंदर आता है, वहां पर कुछ वोल्केनिक एक्टिविटी होने की संभावना है, ये अभी बताया गया है। तो सबसे पहली बात तो सी माउंट क्या होते हैं ये, बाकी डिटेल में तो आप टॉपिक में ही पढ़ोगे मेरे साथ ज्योग्राफी के अंदर में। बाकी इसमें बताया जो है वोल्केनो अभी आने वाला है पैसिफिक ओशन के अंदर, जो अहाई सी माउंट है। सी माउंट अभी मैंने बताया क्या होता है, बेसिकली एक वोल्केनो ही होता है, एक पहाड़ होता है, बट वो फिलहाल के लिए डॉर्मेंट था, लेकिन अभी वो एक्टिव हो रहा है, उसमें से ज्वालामुखी होने वाला है। तो ये यूएस कॉमनवेल्थ के नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड जो है, मरियाना नाम सुना है ना, मरियाना ट्रेंच, तो वहां पे बेसिकली ये इरप्ट होने वाला है दोस्तों। ये मुख्यतः 6115 किलोमीटर वेस्ट लाई करता है होनोलुलु के, जो होनोलुलु है उसे 15 किलोमीटर 6115 किलोमीटर पश्चिम में आपका क्या स्थित है, पैसिफिक ओशन के अंदर। तो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लोकेशन बड़ी जरूरी है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज मैरियाना ट्रेंच, ये जापान है, फिलीपींस है, ये चैलेंजर डीप है, तो यहीं पर ये आपका क्या है दोस्तों स्थित है। अहाई सी माउंट हम इसको कह रहे हैं, छोटा सा है, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच का क्या है दोस्तों, आपका ये भाग है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फाउंड दैट अहाई सी माउंट बिगन इरप्टिंग इन द अक्टूबर 2022, मिड अक्टूबर 2022। तो उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि अक्टूबर के बीच में ही स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। देखते हैं, अभी कह रहे हैं कि होने वाला है। अहाई सी माउंट जो है एक लार्ज कॉनिकल सबमरीन वोल्केनो है, मैंने बताया धरती के अंदर, समुद्र के अंदर में स्थित एक ज्वालामुखी है दोस्तों, ठीक है। इसको हम अंडर सी वोल्केनिक सोर्स है इसका, मतलब धरती के नीचे से इसका, समुद्र के नीचे है उसमें इसका वोल्केनो आता है। इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो समुद्र की सतह से 79 मीटर क्या है दोस्तों, डीप है। इट इज लोकेटेड 18 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ आइलैंड ऑफ फारालोन डी पाजारोस, ठीक है। इसको हम ऑल्सो नोन एज द उरकासस। तो ये फेमस है, ठीक है, ये फेमस है, एक्टिव वोल्केनो है ये भी। तो इसके ये क्या है दोस्तों, पास में ही स्थित है, यहाँ पे बताया गया है। द सी माउंट इज अ पार्ट ऑफ मैरियानिक वोल्केनिक आर्क विच इज द चेन ऑफ 60 एक्टिव वोल्केनो, एक वोल्केनिक आर्क है, ठीक है, उसका ये भाग है। 60 एक्टिव वोल्केनो इसके अंदर में आते हैं, और उसी में से एक क्या है, अहाई सी माउंट, ठीक है। आपको पता है मैरियाना ट्रेंच के पैरेलल में है आपका स्थित, डीपेस्ट जो पॉइंट है दुनिया का मैरियाना ट्रेंच, तो वहीं के आसपास में ये भी आपका स्थित है। ये मैंने आपको बता दिया। वोल्केनिक आर्क क्या होती है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, बाकी ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। अगर इसकी नॉलेज है, ज्योग्राफी मेरे लेक्चर्स हैं, आप जाके देखिए तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको होगी। दोस्तों डिस्काउंट आने वाला है, या कोई भी सब्सक्रिप्शन आप करते हो दोस्तों, जो मेरे स्टूडेंट्स है, प्लीज़ यूज़ कोड सुमित10 फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। एंड अपनी आपकी जो रिसिप्ट है प्लीज़ मुझे मेल करिएगा, सो दैट मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करके हम आगे बढ़ सकें और आपकी प्रिपरेशन को हम आगे बढ़ा सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी माध्यम से, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन, आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखो पहले हम सिर्फ एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी कर रहे थे, बट अब हम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटी का बैच में लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी, नवंबर में आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्कोप हमारा बढ़ गया है दोस्तों। तो चाहे प्लस हो चाहे इकोनिक हो, दोनों के लिए आप मेरा कोड यूज करोगे। मेरा कोड है सुमित10, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरा कोड है सुमित10। प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस सब मिलेगी आपको। आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये एक इसका अलग फीचर है, अलग से टेस्ट होते हैं, एनालिसिस कराया जाता है, उसका एक्सपर्ट गाइडलाइन दी जाती है, स्टडी मटेरियल अलग से आता है, और स्टडी प्लान, ये सब इसके क्या हैं दोस्तों, फायदे हैं, ठीक है। ये फीस है 1 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल की, बट ये इस पे जब आप मेरा कोड लगाओगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आइकॉनिक जिसके अंदर पर्सनल गाइडेंस होती है, ऑप्शनल की ये फीस है दोस्तों, इसमें मेरा कोड लगाने पे आपको डिस्काउंट। मेरा कोड लगाने का मतलब है कि आपको ना केवल डिस्काउंट मिलेगा, बल्कि पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैं खुद आपको क्या करूंगा दोस्तों, गाइड करूंगा। नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। पीडीएफ अभी आपको दे दूंगा, नोट्स अपने बना लीजिएगा। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे हमारे एडिटोरियल की क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।